गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज मैं आप लोगों को, मैं नवीन सर जो है एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से 12th क्लास के बच्चों के लिए सीरीज वाइज, टॉपिक वाइज जो है मैंने सम्स के ऊपर में टॉपिक वाइज मैंने सॉल्यूशन बना करके अपने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों के पास भेज रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसे देखकर पसंद कर रहे होंगे। देखिए, मेरा कार्य तो छोटा है, पर मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इस कार्य को आप लोगों के प्रोत्साहन के साथ करता रहूँगा तो ज़रूर इसे अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाऊँगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे लोगों की मदद कर रहा हूँ जो लोग कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, और जो बहुत कम लोगों के संपर्क में आप आते हैं सीखने के लिए। तो अगर मेरे वीडियोस को अगर आप लोग देखते हैं तो कुछ सीखते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। आइए, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो सॉल्यूशन होता है किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के द्वारा कैसे किया जाता है। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे और उसे हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास के बच्चों के लिए। उनको इसे बढ़िया से सीखना चाहिए। ये मार्किंग का टॉपिक है, इससे आप अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं। ये एक आपका 6 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के रूप में आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये काफ़ी ही सिंपल और इजी है। आप अगर इसे एक बार समझेंगे तो मुझे उम्मीद है दो अपने सारा सम बना सकेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या करना है कि हम लोग जो एक्सप्रेस होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, उसे मैट्रिक्स इक्वेशंस में एक्सप्रेस करेंगे। लेट अस एक्सप्रेस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस as a matrix equations and solve them using inverse of the matrix. So consider the system of equations are a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x plus b2y plus c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3. I have taken here 3 equations. You will have to given 2 or 3 maximum in the class 12, and higher classes you can get 4 equations too, but here I am only taking 3 variable equations x, y and z. तो now करना क्या है इसके आगे कि जो इक्वेशंस आपके पास दिए होंगे उस इक्वेशंस में जो फर्स्ट इक्वेशन आप देख रहे हो, सेकंड इक्वेशन देख रहे हो, थर्ड इक्वेशन देख रहे हो, इस इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उनका हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं पहले। तो जो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास a1, b1, c1 है कोएफिशिएंट्स के रूप में, सेकंड इक्वेशन में a2, b2, c2 है कोएफिशिएंट, और इसमें a3, b3 और c3 दिया हुआ है। तो हमारा जो वेरिएबल्स के साथ जो कोएफिशिएंट्स लगा हुआ है उसे हम लोग एक मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं उसे, और उसे हम लोग ए मैट्रिक्स का नाम देंगे। और यहाँ पर सारे कोएफिशिएंट्स को जिस तरह से हैं हमारे पास उसको रो वाइज हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3 एंड c3। अब क्या है कि आप लोगों को मालूम ही है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने से भी उसका वैल्यू बदलता नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर वो चीज सीधा इसको लीनियर, इसको रो वाइज ही लिख लेते हैं। और सेकंड में जो हमारे पास x, y और z है उस वेरिएबल को x मैट्रिक्स के द्वारा हम लोग डिनोटेट करेंगे, जिसको वेरिएबल मैट्रिक्स कहा जाएगा, वेरिएबल टर्म्स का मैट्रिक्स। और हमारे पास इक्वल के बाद कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है d1, d2 और d3, इसे हम लोग b मैट्रिक्स के नाम से जानेंगे, d1, d2 एंड d3। तो आपको करना क्या है कि जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाइए, फिर वेरिएबल का मैट्रिक्स लीजिए और जो कांस्टेंट है उसका मैट्रिक्स लीजिए। अब ये जो सिस्टम है वो मैट्रिक्स मेथड में किस तरीके से लिखा जाएगा, तो मैट्रिक्स मेथड में इस इक्वेशन को हम लोग a इंटू एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इन मैट्रिक्स मेथड these equations can be written as ax equal to b
Ax इक्वल टू बी। आइए मैं इसको दिखला देता हूं कि कैसे ये बनेगा। देखिए हमारे पास Ax इक्वल टू बी लिखने का कारण क्या था? ए मैट्रिक्स हमारे पास है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और यहाँ पर हमारे पास है X Y Z और यहाँ पर हमारे पास था D1 D2 D3। तो ये हम लोगों ने X इंटू X एक इंटू X इक्वल टू बी को इस तरीके से लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का रूल आप लोग जानते ही होंगे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने से A1X प्लस B1Y प्लस C1Z। एक फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम से कर दिया, अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करना है तो A2X प्लस B2Y प्लस C2Z और A3X प्लस B3Y प्लस C3Z। इस तरह हमें मिलेगा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में D1 D2 और D3 हमें मिल रहा है। अब चूंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट वाले रो से बराबर करेगा इक्वेट होने पर, तो ये बन जाएगा A1X प्लस B1Y प्लस C1Z इक्वल टू D1 और सेकेंड रो सेकेंड वाले एलिमेंट के सेकेंड रो के एलिमेंट से बराबर होगा तो A2X प्लस B2Y प्लस C2Z इक्वल टू D2 और थर्ड जो रो का एलिमेंट है वो थर्ड वाले रो के एलिमेंट के बराबर होगा उधर RHS के। तो यहाँ पर हमें मिल गया इस तरह से। तो देखिए पुराना इक्वेशन जो था हमारा आ गया, यानी कि हम लोग जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा उसे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स में ले करके इस तरह के फॉर्म में उसे लिखना है। अब इसका सॉल्यूशन हमें करना है बच्चों, तो कैसे हम करेंगे सॉल्यूशन, इसके लिए मैं अब आगे आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे कि आपने देखा कि आपके पास मैट्रिक्स में Ax इक्वल टू बी आ गया, तो ये जो इक्वेशन है इसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का इस्तेमाल हमें करना है। तो सबसे पहली बात जो नोट करनी है आपको कि जो A मैट्रिक्स यानी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हमारा है, जो A मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि नॉन सिंगुलर क्या होता है, तो नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि जो मैट्रिक्स A है उसका डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर नॉन सिंगुलर है तो हमारा यहाँ पर जो मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन है वो आपका यूनिक सॉल्यूशन के रूप में प्राप्त होगा। अब रह जाता है सवाल कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इफ M इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन A इनवर्स एग्जिस्ट्स, तब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आइए अब हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है Ax इक्वल टू बी, इसे हम कैसे सॉल्व करके x y z का मान निकालेंगे। तो दोनों तरफ हम लोग ऑपरेट करेंगे या प्री मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स से। तो प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स, तो यहाँ पर A इनवर्स को S इंटू एक्स, A इनवर्स इंटू बी। प्री का मतलब पहले, पोस्ट होता तो बाद में, तो इसके पहले ही हमें इधर लिखना होगा और बी मैट्रिक्स के पहले। आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स कभी कम्यूटेटिव नहीं होता है, प्रोडक्ट उसका यानी ए बी का प्रोडक्ट कभी बराबर नहीं होता है बी ए का मैक्सिमम केसेस में। इसलिए आप लोग इसको किधर तक किसी भी साइड लिख नहीं सकते हो, इस पर पूरा ध्यान रखेंगे। हमेशा जिधर से मल्टीप्लाई संभव है उधर ही रखना होगा। तो जब A इनवर्स और A को मल्टीप्लाई किया जाता है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें प्राप्त होता है और इधर में A इनवर्स B। तो अब आइडेंटिटी से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगा और ये हो जाएगा A इनवर्स B। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू सॉल्व करके आएगा और उधर में x y z हमारा x मैट्रिक्स में होगा, तो x वाला जो है फर्स्ट वाले रो के एलिमेंट से, y सेकेंड वाले रो के एलिमेंट से और z थर्ड वाले रो के एलिमेंट से इक्वेट करके वैल्यू निकाल लिया जाएगा। ये तो हुआ बच्चों इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्व करने का प्रोसेस। अब आइए एक छोटा सा सम लेते हैं और आप लोग को समझा देते हैं कि कैसे बनाया जाता है।
देखिए इसमें मैं आप लोगों को पहले 2 वेरिएबल्स में सिखला देता हूँ, छोटा सा सम लेकर के। 2x + 3y = 5, x - y = 3। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले हम लोग कोएफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार करेंगे, 2 3 1 -1। बी मैट्रिक्स सॉरी हमारा एक्स मैट्रिक्स हो जाएगा x and y, और हमारा जो बी मैट्रिक्स होगा वो है 5 and 3। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ए का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है। तो ए का डिटरमिनेंट हमारे पास -2 -3 यानी कि -5, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तब इसका क्या होगा कि यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा, यानी एक्स वाई और जेड का एक एक आंसर निकल करके आएगा। एक वैल्यू में आंसर, एक्स का एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगा, वाई का एक से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। अब ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है तो हम लोग इसका इनवर्स निकालने के लिए पहले माइनर को निकालते हैं। M11 तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बंद करेंगे, तो यहाँ पर -1 होगा। फिर M12 का मतलब होता है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसको बंद कर देना है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो बचेगा 1। उसी तरह से हम लोग M21 निकालेंगे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को बंद करके हमें यहाँ पे जो एलिमेंट प्राप्त होगा वो माइनर हो गया। और फिर M22 का मतलब हो गया कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम को क्लोज करना है और उसका माइनर हो जाएगा 2। तो ये तो माइनर। अब हमें इसका निकालना है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर को हम लोग C11 के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर 1 और 1 जोड़ करके इवन नंबर आता है तो रूल क्या होता है कि -1 का पावर i + j mij, ये Cij का फॉर्मूला है कि जो भी यहाँ पर 1 हमने लिया तो -1 का पावर 1 + 1 और m 1 i और j दोनों 1 है तो यहाँ 1। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि -1 का पावर 2, यहाँ हो जाएगा m11 और m11 का वैल्यू यहाँ पर आप देख करके बता सकते हो -1 है। तो इस तरह से हमारा C11 आ गया -1। आप सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर इवन है तो आपको +1 से मल्टीप्लाई कर देना है उस माइनर को, और अगर ऑड है तो -1 से मल्टीप्लाई कर देना है उस माइनर को। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं 1 2 है तो C12 की बात करेंगे तो ये ऑड नंबर है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। और C21 की बात करेंगे, ये भी ऑड हो रहा है, 2 और 1 मिलकर के 3 आएगा तो ऑड ही कहलाएगा ये, तो इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो गया -1। और C22 की बात करेंगे तो ये इवन है तो इसको +1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा 2, 1 × 2 यानी कि 2। तो आप लोग कोफैक्टर जो निकालने का तरीका होता है, जो भी माइनर आपके पास दिया गया है उसका पोजीशन को देखिए कि ऑड पोजीशन है या इवन पोजीशन है। अगर ऑड पोजीशन हो तो उस माइनर को -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो उस माइनर का कोफैक्टर हो जाएगा। अगर वो इवन है तो +1 से मल्टीप्लाई कर दें उस माइनर को तो उसका कोफैक्टर हो जाएगा फिर वो उस माइनर का। तो जैसे देखिए M12 हमारा माइनर है और इसका पोजीशन ऑड है, इसका मतलब है कि इसको -1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, तो इस माइनर का जो कोफैक्टर है वो आपका यहाँ बन करके आ गया। उसी प्रकार से आप यहाँ चेक कर सकते हैं, तो यहाँ भी देखिए ऑड पोजीशन है, तो ऑड पोजीशन है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस माइनर का कोफैक्टर आपके पास यहाँ आ जाएगा। उसी तरह से इस माइनर का कोफैक्टर देखना है तो इसका पोजीशन आपका इवन है तो उसको 1 + 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर उसका वैल्यू आ गया। अब ये जो कोफैक्टर का जो हमारे पास मैट्रिक्स आया उसको हम लोग लिख लेंगे C11 C12 C21 C22। तो जो ये कोफैक्टर का एलिमेंट्स था हमारे पास, C11 का वैल्यू आया हुआ है आपके पास -1, C12 का -1, C21 का -1, C22 का 2। अब इसका एडजॉइंट करना है अगर हमें, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स करना है तो हमें क्या करना होगा, जो कोफैक्टर दिया हुआ उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो कोफैक्टर हमारे पास जो था ये, इसका ट्रांसपोज करेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह से हमें प्राप्त हो गया। अब हम इनवर्स निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है A 1 = 1/A डिटरमिनेंट एडजॉइंट A।
तो आपने देखा था कि ए का डिटर्मिनेंट -5 आया हुआ है और जो है हमारा एडजॉइंट ए जो था ये वैल्यू है -1 -1 एंड 2। तो आपने देखा कि ए इनवर्स इतना आ गया मेरे पास। अगर माइनस को कॉमन कर लिया जाए तो यहाँ 1/5 हो जाएगा, 1 1 1 -2, ये मेरा ए इनवर्स हुआ। अब बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है कि ए इनवर्स हम लोगों ने निकाल लिया, अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो मैट्रिक्स मेथड में किस रूप में लिखा जाएगा। तो मैट्रिक्स मेथड में ये इक्वेशन हमारा, आप लोग इसे देख करके उतार ले। तो चलिए मैं यहाँ इसको सफा करता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि इसकी अब हमें जरूरत होगी नहीं, हमें ए इनवर्स की जरूरत होगी ओनली। तो आइए, हमको पता है कि ये सिस्टम जो है ax = b के फॉर्म में लिखा जाता, तो हमें ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करने पर जो है क्या प्राप्त होगा वो देखना था। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमें i मिलेगा और यहाँ पर ए इनवर्स b, i को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ए इनवर्स b। अब x के बारे में तो आप लोग को पता ही कि इस मैट्रिक्स में x और y दो वेरिएबल होंगे और ए इनवर्स जो हमारा आया हुआ है 1/5 1 1 -2 और जो बी मैट्रिक्स था 5 3, वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 1 5 = 5, 1 3 = 3, 1 5 = 5 -2 3 = 6। अब ये हो जाएगा 1/5 8 -1। तो आपका इक्वेशन बन के तैयार होगा 8/5 -1/5। ये जो है इस मैट्रिक्स का ये बराबरी में है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगा हमारे पास 8/5 और y का वैल्यू आएगा -1/5। अब अगर आप चाहते हैं कि ये आंसर आपका सही है या गलत, तो आप किसी भी इक्वेशन में डाल करके चेक कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए किसी इक्वेशन को मैं उठाता हूँ और x की जगह में 8/5 डाल देता हूँ और y की जगह में माइनस, तो यहाँ पर आपके पास आंसर mistake।